नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम हेल्थ कॉन्फ्रेंस, जिसमें बात होगी सेहत की, बात होगी कोरोना से बचाव की और बात होगी कोरोना महामारी से निपटने की। कोरोना महामारी की इस जंग में तमाम तरह की दवाइयों और इंजेक्शन का उपयोग किया जा रहा है। अस्पतालों में ज़्यादातर अंग्रेजी दवाओं की मदद से मरीजों को ठीक भी किया जा रहा है। कोरोना से लड़ने में क्या आयुर्वेद का सहारा भी लिया जा सकता है? अंग्रेजी दवाइयों की किल्लत और कालाबाजारी के चलते क्या आसानी से सुलभ आयुर्वेदिक दवाइयों की मदद से कोरोना मरीज ठीक हो सकते हैं? साल 2020 में कोरोना महामारी बीमारी से बचने और इसे शरीर से खत्म करने के लिए आयुर्वेद की चर्चा लगातार सामने आई। आयुर्वेद ने जहां शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई, वहीं कई बार तो ये काढ़े के रूप में भी असरदार भी सिद्ध हुआ। वर्तमान में कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते फैलाव ने जहां एक तरफ चिंता का माहौल बनाया है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय पारंपरिक जीवन शैली, स्वास्थ्य और आयुर्वेदिक औषधि की महत्ता को भी उजागर किया है। भारत सरकार द्वारा की गई सिफारिशों एवं प्रधानमंत्री जी के संदेश से ये बात स्पष्ट हुई है कि इस समय आयुर्वेद को अपनाना हितकर है। आयुष मंत्रालय ने भी कोविड-19 की रोकथाम हेतु आयुर्वेदिक गाइडलाइंस जारी की है। आयुर्वेद से कोरोना को मात कैसे दें, कैसे कोरोना के खिलाफ आयुर्वेदिक हथियार को कारगर बनाया जा सकता है, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। आपको बता दें, इस चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे, उनसे आपका परिचय कराएंगे। उससे पहले आपको बताएं, कोरोना से जंग के लिए आयुर्वेद की पद्धति को अपनाने की बात राज्य के सीएम योगी आदित्यनाथ भी कर चुके हैं। आपको सुनाते हैं बीते सोमवार को योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा। इंडिया के सामने एक वो भेजा था, एक अपील भेजी थी अपनी तरफ से कि जिसपे एक बहुत बड़ा काम और एक मानवता का बहुत बड़ा काम हो सकता है। जो मीडिया अगर उस अपील को अपने तरीके से या उससे जुड़े हुए विशेषज्ञों के माध्यम से भी अगर निकाल देगी, बहुत बड़ा काम हो सकता है। कि एक तो हम इस चीज को ध्यान में रखें कि ये सामान्य फ्लू नहीं, एक महामारी है। हम महामारी से लड़ रहे हैं इस समय, और महामारी से लड़ने के लिए हम सबको तैयार होना पड़ेगा, पूरे समाज को तैयार होना पड़ेगा। सरकार हर प्रकार की हर संभव सुविधा देगी, और मैं इस बात को कह सकता हूं, ना ऑक्सीजन को कोई ब्लैक कर सकता है, ना कोई बेड्स की किल्लत होने दी जाएगी, नहीं रेमडेसिविर या किसी जीवन रक्षक दवाओं की कोई कमी होने दी जाएगी। लेकिन नेगेटिविटी को रोकने में मीडिया की बड़ी भूमिका हो सकती है। हम लोग तय कर सकते हैं, अगर शमशान के विजुअल दिखाने की बजाय हम जो रिकवरी से लोग ठीक होकर के जा रहे हैं उनको दिखाएं, तो हर व्यक्ति प्रोत्साहित होगा। जो ये पैनिक स्थिति पैदा हो रही है कि लोग दौड़ रहे हैं, कोई ऑक्सीजन की लाइन में खड़ा हो रहा है, कोई व्यक्ति बेड की लाइन में खड़ा हो रहा है, कुछ लोग रेमडेसिविर के लिए दौड़ रहे हैं, कोई आवश्यकता नहीं उसकी। सरकार काम कर रही है, हमारा तंत्र काम कर रहा है, पहले से बेहतर स्थिति में काम हो रहा है, और ये मीडिया को इस चीज को तय करना पड़ेगा कि हम कौन से विजुअल दिखाएं। जो व्यक्ति स्वस्थ होकर के हॉस्पिटल से जा रहा है, हम उसके विजुअल दिखाएं, या शमशान घाट की जलती हुई चिता को हम दिखाएं। शमशान घाट की चिता को अगर आप किसी भी स्थिति में दिखाएंगे तो मुझे लगता है वो हमेशा स्थिति को पैनिक करेगा। लेकिन जब हम रिकवरी, आप याद करिए, जब आगरा और नोएडा से उत्तर प्रदेश के पहले कोरोना पॉजिटिव केसेज को मार्च 2020 में रिकवरी के बाद मीडिया ने जब उसको पॉजिटिव तरीके से दिया था, लोगों के मन में एक विश्वास जागृत हुआ था। यानी कोरोना कोई इतना, यानी इसमें जो मृत्यु दर है इतनी ज्यादा नहीं है कि जिससे कोई भयभीत हो। हम इस बात को कह सकते हैं कि इसमें मृत्यु दर 2 से 3% से अधिक नहीं है, लेकिन अगर हम सावधानी बरतेंगे तो हम इसको और न्यूनतम स्तर पर पहुंचवा देंगे।
तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी कहना है हमें डरने की जरूरत नहीं, आयुर्वेद में भी इसका इलाज छुपा है। आयुर्वेद से कोरोना को कैसे मात दे सकते हैं, आयुर्वेद में किलर कोरोना का काल, आयुर्वेद से कैसे हम इम्यूनिटी बढ़ाएं, और इसी पर हम चर्चा करेंगे। यही सवाल हैं जो आज हम जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ इसके लिए चर्चा के लिए डॉक्टर साहब भी जुड़ेंगे। आपको बता दें आयुर्वेद से भी हम कोरोना जैसे संक्रमण से कैसे बच सकते हैं, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे जो नंबर्स हैं आप वो लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप इन पर कॉल करके सुझाव जान सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं और सवाल कर सकते हैं। क्या अब आयुर्वेद कितना कारगर है इस कोरोना महामारी को देखते हुए, क्योंकि जिस तरह से हॉस्पिटल में बिल्कुल बेड नहीं है, लोग परेशान हैं, होम आइसोलेट हैं, और होम आइसोलेट होने के बाद भी उनको उपचार नहीं मिल पा रहा। अगर बात करें मेडिसिन किट की, एलोपैथिक किट की, वो भी लोगों को नहीं मिल पा रही। इसीलिए हम इस खास कार्यक्रम में आज आयुर्वेद की चर्चा करेंगे कि आयुर्वेद के द्वारा आप अपने आप को कैसे सुरक्षित रख पाते हैं। क्या आयुर्वेद में ऐसे नुस्खे, ऐसे उपाय, ऐसा इलाज है कि हम कोरोना जैसी महामारी से बच सकें, उसका जो संक्रमण है उससे अपने आप को बचाव कर सकें और उस संक्रमण को रोक पाएं। इसी पर हम चर्चा करेंगे कि आयुर्वेद का स्थान कितना बड़ा है। हमारे साथ डॉक्टर्स भी जुड़ेंगे। तो जिस तरह से कोरोना महामारी लगातार बढ़ती जा रही है, लोग परेशान हैं, अब क्या आयुर्वेद ही एक अंतिम विकल्प बचा है? कि जिस तरह से कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आयुर्वेद को लेकर चर्चा की कि आयुर्वेद में ऐसी तमाम सारी दवाइयां हैं, तमाम सारी चीज़ें हैं जिसका उपयोग करके हम अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। क्योंकि लगातार हॉस्पिटल्स की जो स्थिति है वो आप देख रहे हैं, वहाँ जगह नहीं, लोग परेशान हैं। इसके पहले भी आयुष मंत्रालय की तरफ से भी कई सारी दवाइयों के बारे में बताया गया था कि अगर आप उनका उपयोग कर सकते हैं तो जो हल्के संक्रमण हैं कोरोना के, उनसे बचाव किया जा सकता है। इसके पहले प्रधानमंत्री जी ने भी आयुर्वेद को लेकर चर्चा की थी। हमारे साथ डॉक्टर देशबंधु वाजपेयी जो आयुष विज्ञानी हैं, चीफ ईटीजी आयुर्वेदा स्कैन इन्वेस्टिगेटर हैं, और आपको इनके बारे में हम बता दें कि विश्व में सबसे पहले इन्होंने आयुर्वेदिक डायग्नोसिस मशीन का आविष्कार किया था। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार जी नमस्कार। डॉक्टर साहब, जिस तरह से कि एलोपैथिक में लोग परेशान हैं, लोगों को हॉस्पिटल नहीं मिल पा रहा, बहुत सारे लोग इस वक्त होम आइसोलेट हैं, तो जो लोग होम आइसोलेशन में हैं वो आयुर्वेदिक कौन सा नुस्खा, आयुर्वेद में क्या कौन सी पद्धति को अपनाएं ताकि अपने आप को सुरक्षित रख पाएं? बहुत बढ़िया सवाल आपने किया है। और मैं जितने भी दर्शक हैं के न्यूज के देख रहे हैं उनको मैं ये बताना चाहता हूं कि आप आयुर्वेद और इसके साथ जो इंटीग्रेटेड उपचार है अगर आप करते हैं, आयुर्वेद के साथ इंटीग्रेटेड उपचार से मतलब है कि आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी यानी आयुष की ये तीनों चिकित्सा विज्ञान, और इसके साथ में अगर जरूरत पड़े तो बहुत हल्की मात्रा में एलोपैथी की दवाई का सहारा लेते हैं, तो कोरोना का कोई भी स्वरूप हो वो 100% ठीक होता है। और इसमें जो आयुर्वेद की औषधियां हैं वो बड़ी कारगर हैं। आवश्यकता इस बात की है कि लोगों को इसके बारे में कोई ज्यादा अच्छी जानकारी नहीं है, और जानकारी के अभाव में लोग एलोपैथी की दवाइयों की तरफ भाग रहे हैं, जिससे कि उनको पूर्ण उपचार मिल भी नहीं पाता है। सवाल यह है कि जिस समय कोरोना का इन्फेक्शन होता है उस समय जो बहुत शुरू की स्थिति होती है, जैसे कि जाड़ा लगना, जाड़ा लग करके बुखार आना, उसके बाद वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक लगातार लोग एलोपैथी की दवाइयां खाते रहते हैं। अगर पहले दिन से आयुर्वेद की दवाइयां, होम्योपैथी के मिक्सचर और यूनानी की दवाइयां एक साथ खाना शुरू करें तो ये सारा कंट्रोल 3 दिन के भीतर हो जाता है और स्थिति बिल्कुल सामान्य हो जाती है। कोई भी कैजुअलिटी नहीं होती, कोई भी रिस्क फैक्टर नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि 3 दिन के बाद जो है कुछ दिन और दवा खाने से ये पूरा आरोग्य हो जाता है। इसका जो मेरा अनुभव है, जो मैंने कोरोना के रोगियों की चिकित्सा की है, मेरा ये अनुभव है कि ये 21 दिन तक परेशान करता है। पहले 3 दिन तो बुखार आएगा, आयुर्वेदिक दवा खाएंगे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे।
2-3 दिन के बाद जो है वो सांस में लेने में तकलीफ लगती है। ऐसा लगता है जैसे कि गला जो है वो चोक हो रहा है और सांस लेने में दिक्कत आ रही है। तो उसके लिए जो है वो जो आयुर्वेदिक फार्मूले हैं वो अगर आप खाते हैं, जैसे कि रस सिंदूर है, अबरक भस्म है, टंकण भस्म है, लौह भस्म है, प्रवाल पंचामृत है, और इसके अलावा जो दूसरी औषधियां हैं इनका मिश्रण अगर आप खाते हैं दिन में 2 बार, तो सांस वाली जो आपकी जितनी भी तकलीफें हैं, जो आपको लगता है कि पूरा चोक हो रहा है, ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, ये सब बिल्कुल नॉर्मल आ जाता है 2 ही 3 दिन में। और पूरा फेफड़ा या उसकी रिस्पायरेशन जो भी है वो सब नॉर्मल होने लगती है। तो कुल जो है मिला करके ये है कि अगर आप इंटीग्रेटेड उपचार करते हैं तो आप ये निश्चित समझिए कि गारंटीड आप कोरोना की तकलीफ से मुक्त हो जाएंगे। जी डॉक्टर साहब, साथ ही साथ डॉक्टर साहब ये भी जानेंगे, इन दिनों जो होम आइसोलेट हैं जो लोग, वो लगातार ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हैं, तो क्या आयुर्वेद में ऐसा भी कुछ है कि ऑक्सीजन को हम इम्प्रूव कर सकते हैं घर में बैठकर? कर सकते हैं। इसमें जो सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने जैसे कि आपको आयुष के उपचार के बारे में बताया, इसमें क्या करें कि होम्योपैथी की 2 दवाइयां हैं, एक स्पीडोस्पर्मा है और दूसरी जस्टिसिया आधा टोटा है। इनके 20-20 बूंद अगर मदर टिंचर के दिन में 2-2, 3-3 घंटे से ले तो ऑक्सीजन लेवल बढ़ने लगता है और नॉर्मल की तरफ आता है। इसके साथ साथ अगर जो मैंने अभी जो रस सिंदूर और इसका जो फार्मूला बताया है, इसमें इसके साथ साथ अगर खाना खाने के बाद लोहासो और वासारिस्ट पीते हैं, लगातार पीते हैं, तो भी इससे फेफड़े जो है वो बेहतर होते हैं और ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया और बेहतर होती है। तो ये एक सबसे जो अचीवमेंट है जो आयुर्वेद का, वो उसके बारे में लोगों को पता ही नहीं है कि इस तरीके से भी हो सकता है। मेरे पास जितने भी पेशेंट आए हैं, मैंने उनको सबको यही फार्मूला दिया और सब के सब जो है ठीक है, बेहतर है, बहुत अच्छे स्थिति में है। तो मेरा सुझाव यही है कि अगर कोरोना के पेशेंट हैं तो वो इंटीग्रेटेड उपचार की जो है व्यवस्था करें। जी, इंटीग्रेटेड उपचार की व्यवस्था करें। साथ ही साथ डॉक्टर साहब ये भी जानेंगे, क्या अपने इम्यून सिस्टम को हम कैसे आयुर्वेद के द्वारा बढ़ा सकते हैं? मैंने अभी आपको बताया ना कि जो फार्मूला है वो रस सिंदूर है, और इसमें जो सबसे बड़ी बेहतरी है आयुर्वेद के, जो ये रस सिंदूर है, ये जो वायरल है या बैक्टीरिया है इनको रोकती है और इनको कम करती है। और इम्यून सिस्टम जो है, चूंकि ये मरकरी और सल्फर का जो है वो कॉम्बिनेशन है, उसकी भस्म जो है वो बनाई जाती है बड़ी स्पेसिफिक तरीके से। तो ये बड़ी पोटेंटाइल मेडिसिन है। अगर इसका 250 ग्राम रोजाना कोई भी खाता रहे तो वो उससे ये प्रिवेंशन का काम करता है। यानी कि अगर कोई कोरोना से अफेक्टेड भी होने वाला है या उसको और कोई दिक्कत होने वाली है या उसकी इम्यूनिटी कमजोर हुई रही है, तो अगर वो रस सिंदूर और अबरक भस्म तो फेफड़े को और मजबूत करती है। ऑक्सीजन का लेवल या ऑक्सीडेशन का लेवल है वो और बेहतर करता है। तो इसकी तरफ जो है वो लोगों को ध्यान देना चाहिए, और वो अगर इसको इस्तेमाल करते हैं तो अवश्य ठीक होंगे। हमारे यहाँ जितने भी आए हैं, मैंने सबको यही फार्मूले बताए हैं, उनको सबको यही सजेस्ट किया कि आप इस तरीके से चलिए, और सभी ठीक है, सभी बेहतर है, कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। जी, साथ ही साथ डॉक्टर साहब ये भी देखा गया है कि अगर हल्का सा बुखार आता है, जुकाम होता है, खांसी आती है, तो लोग परेशान हो जाते हैं आजकल हल्के सिम्टम्स में ही। तो क्या हम आयुर्वेद से बुखार, जुकाम और सर्दी को भी मात दे सकते हैं? ये आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा जी। और शुरुआत में तो यही सब चीजें होती हैं इसमें, जो आपने अभी ये जिक्र किया इनके सिंड्रोम्स का, जो शुरुआत में यही होती हैं। तो जैसे जो है वो आपको ये सब सारी चीजें, क्योंकि ये एयरबॉर्न डिसीज है जी, ये हवा से जो है वो फैल रही है,
और हवा के फैलने से ये जहां जहां जो है इसके स्पोर्स जिन जिन लोगों को अफेक्ट कर रही है वो सब बीमार पड़ रहे हैं। तो उसमें सबसे पहला सिंड्रोम यही होता है कि जाड़ा लग के जो है लोगों को बुखार आता है, तो समझ लीजिए कि आप कोरोना से अफेक्टेड हुई गए। कुछ लोग ऐसे दिखाई पड़े जिनको कि जो है वो ये सब तकलीफें नहीं थी, उनको जो है वो थोड़ा सा वो बुखार आया या और वो उनको कोई तकलीफ भी नहीं, और उन्होंने जब टेस्ट किया तो उनका पता लगा पॉजिटिव निकला। तो अगर जो है वो किसी का ऑक्सीजन लेवल 93 है और उसको अगर कोई परेशानी भी नहीं है, कोई बुखार नहीं, कुछ नहीं, तो भी आप समझ लीजिए कि वो कोरोना से अफेक्टेड हो गया और तुरंत उसका उपचार जो है वो आयुर्वेदिक शुरू कर देना चाहिए। और बाकी जो है वो जैसे भफारा है, भाप लेने से बहुत ज्यादा आराम मिलती है, तो भाप के लेने से अभी आनंद जी आपको बताएंगे इसके बारे में। तो मेरा जो सुझाव है वो ये है कि जैसे ही आपको बुखार लगे आप आयुर्वेद की दवाइयां शुरू कर दीजिए। मैं 4 दवाइयों का नाम ले रहा हूँ। एक महाज्वरांकुश है, दूसरा आनंद भैरव है, तीसरा कफ केतु है और चौथा जो है वो त्रिभुवन कीर्ति रस है। तो ये आप गर्म पानी से बंद कर दे कैसा रहे करें और उसके बाद जो है वो दवाइयां खाना शुरू करें, तो उससे ये कंट्रोल हो जाता है। अगर मान लीजिए बार बार बुखार आ रहा है तो पैरासीटामोल की आधी गोली 6-6 घंटे में खाएंगे, 2-3 दिन खाएंगे, ठीक हो जाएगा ये पूरा बुखार और ये सारी चीजें कंट्रोल में आ जाती। तो जैसे ही आपको लगे कि बुखार आया है, भले जो है वो टेस्ट करावें या ना करावें, आप तुरंत आयुर्वेदिक उपचार शुरू कर दें। जी हमारे साथ डॉक्टर माफ कीजिए ओम प्रकाश आनंद जी भी जुड़ गए हैं जो योग ऋषि हैं। ओम प्रकाश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी नमस्कार सर। सर क्या योग में भी इस कोरोना संक्रमण का इलाज छिपा है? मैं मूल रूप से प्राकृतिक चिकित्सक हूँ। प्राकृतिक चिकित्सा के अंतर्गत ही योग साधना आती है। क्योंकि मेरी रुचि पढ़ने में है, इसलिए मैंने आयुर्वेद का भी पूरा कोर्स किया है 3.5 साल का। तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि अगर योग साधना, प्राकृतिक चिकित्सा की डिटॉक्सिफिकेशन क्रियाएं और आयुर्वेद की प्रारंभिक जड़ी बूटियां अगर तीनों का समन्वय कर दिया जाए तो चाहे वर्तमान का कोरोना हो या भूत का मलेरिया हो या भविष्य का कोरोना या गोरोना हो, ये सारे के सारे जितने भी वायरस बुखार हैं इनको जड़ से खत्म किया जा सकता है। कैसे? आयुर्वेद का सिद्धांत है कि अगर हम वात पित्त कफ को कुपित न होने दें और यदि ये कुपित हो गए हैं तो योग की एक क्रिया है तेल नेति, रबड़ नेति, जल नेति। अगर हम इसको अपने निकट के किसी योग चिकित्सालय में जाके सीख लें, अगर केवल आदमी रोज दिन में 2-3 बार नाक में तेल डालता रहे, सरसों का तेल या गाय का घी या आयुर्वेद का ये आपका षटकर्म तेल, तो हम दावे से कहते हैं न कफ कुपित होगा न कोरोना आक्रमण करेगा। आयुर्वेद में कहते हैं कि चाहे कफ कुपित हो चाहे पित्त कुपित हो, अगर वायु कुपित ना हो यानी कब्ज ना होने दें, मल ना सड़ने दें, तो ये लंगड़े पड़े रहते हैं। इसलिए हमारे योग में एक एनीमा क्रिया है, बस्ती क्रिया है। अगर ये क्रियाएं जानते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो हमारे आयुर्वेद में कुछ विरेचन क्रियाएं हैं जिनका कोष्ठ मृदु है। अगर रात को 8-10 दिन 2-2, 3-3, 4 त्रिफला की गोली खा के गर्म पानी पी लें या अन्य निरापद विरेचन ले लें, छोटी हर का पाउडर ही पीस करके ले लें, सवेरे पेट खुलकर साफ हो जाएगा। कहते हैं पेट सफा तो हर रोग हर वायरस दफा। तो सवेरे पेट को साफ रखिए,
रात को सोने से पहले पेट साफ करिए। और एक योग में क्रिया होती है कुंजर क्रिया, जैसे हाथी पानी पी के कै कर देता है, ऐसे ही अगर आदमी सुबह शाम 2-4 लीटर पानी पी ले और उसको कै कर दे, वोमिटिंग कर दे, तो ना आमाशय खराब होगा और नाक में तेल डाले, रबड़ नीति करे। तो मैं दावे से कहता हूं कि अगर आयुर्वेद के साथ या आयुर्वेद के पहले तेल नीति, रबड़ नीति, जल नीति, कुंजर क्रिया और बस्ती क्रिया या ब्रेचन क्रियाओं का सहारा ले लें तो कोरोना लंगड़ा हो जाएगा। चाहे वर्तमान कोरोना हो, चाहे भूत का मलेरिया हो, या भविष्य का कोरोना गोरोना हो जो आने वाले हैं। ओम प्रकाश जी, एक दर्शक जुड़ गए हमारे साथ, हम आपको रोकना चाहेंगे, वापस आएंगे आपके पास। विजय है राजस्थान से। विजय, क्या है आपका सवाल? विजय, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? शायद विजय तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच रही है। हम वापस आएंगे। डॉक्टर हम ओम प्रकाश जी आपके पास आएंगे। ओम प्रकाश जी, आप कुछ कह रहे थे, अपनी बात को वापस से पूरा कीजिए। ये कह रहा था कि इन शोधन क्रियाओं के साथ अगर हम ये जो आपका गोली होती है, ये महासुदर्शन टेबलेट, मैंने देखा है कि अगर हम दिन में 2-2 घंटे महासुदर्शन टेबलेट दे दें तो शाम तक बुखार ठीक हो जाता है। अब भोजन में सवेरे सब्जियों का सूप पिएं, दोपहर में जूस लें, तीसरे पहर सूप पिएं, रात को भरपेट हरी सब्जियां खा लें। 2-3 दिन में लंघनम परम औषधि, आयुर्वेद भी कहता है, नेचुरोपैथी भी कहती है और हमारी योग साधना भी कहती है कि अगर हम भोजन, ये स्थूल भोजन बंद कर दें, लिक्विड भोजन लें, गर्म पानी पिए। और एक मैंने और अनुभव किया है, मेरे पास भी कई कोरोना के रोगी जो तड़फ रहे थे, मेरे से गाइडेंस लिया, उन लोगों ने बताया कि हम 3 दिन में, 5 दिन में ठीक हो गए इस भोजन से, इन क्रियाओं से और साथ में स्टीम बाथ से। अगर आपके पास होल स्टीम बाथ लेने की व्यवस्था हो है तो अगर हम पूरी बॉडी का स्टीम बाथ लें, हम लोग डेली पति पत्नी आजकल डेली स्टीम बाथ लेते हैं, नेति करते हैं, कुंजर करते हैं, जरा सा भी भय नहीं है कि हमें कोरोना का आक्रमण कर देगा। तो इसलिए प्राकृतिक चिकित्सा का फास्टिंग, लिक्विड डाइट, नेचुरोपैथी की ये स्टीम बाथ और योग की नेति, बस्ती, कुंजर और आयुर्वेद का वही आपका टेबलेट, चिराता कुटकी से भी हम ठीक कर सकते हैं। मैं दावे से कहता हूं कि हमारी वर्तमान समाज, वर्तमान डॉक्टर अगर हमारी योग साधना, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद की जड़ी बूटियां, इन तीनों के संगम को, इस प्रयागराज को, इलाहाबाद को स्वीकार कर लें, हम देश में बेरोजगारी खत्म कर देंगे, गरीबी मिटा सकते हैं और पुनः ना वर्तमान कोरोना कुछ कर पाएगा, ना भविष्य में आने वाले और कोरोना कर पाएंगे। धन्यवाद जी। ओम प्रकाश जी, हम जानना चाहेंगे, आपने स्टीम बाथ का जिक्र किया, नेचुरोपैथी से स्टीम बाथ, हम चाहेंगे आप उसके बारे में बताएं, किस तरह से इस स्टीम बाथ को लिया जा सकता है? देखिए, नॉर्मली जो है आजकल क्लबों में, होटलों में एक स्टीम चेम्बर होते हैं, वहां भी जाके ले सकते हैं। नहीं तो कुछ ना करिए, आप अपने बाथरूम में कुकर में पानी भर दें 3/4 और किसी प्रोसेस से उसको आप गर्म करके उसमें रख दें तो आपका पूरा भर जाएगा, उसमें बैठ जाइए तो इससे पसीना आ जाएगा। और ये भी ना बने तो घर में एक बाल्टी ले लीजिए, सहता हुआ गर्म पानी भर लीजिए, उसमें पैर रख दीजिए, दोनों पैर, सिर पे ठंडे पानी की पट्टी रख दीजिए और आप बगल में गर्म पानी मिलाते रहिए, कंबल से ओढ़ लीजिए। आपका 15 मिनट में, आधा घंटे में इतना पसीना आ जाएगा, इसे कहते हैं गर्म पाद स्नान। 1 पैसे का खर्च नहीं है। सहते हुए गर्म पानी में पैर रख लीजिए, दोनों बैठ करके कुर्सी में, ऊपर से कंबल ओढ़ लीजिए, चाहे चादर ओढ़ लीजिए, पंखा बंद कर दीजिए, ठंडे पानी की पट्टी रख दीजिए, चाहे तो गर्म पानी मिलाते रहिए। 10-15 मिनट में पसीना आ जाएगा। पसीने के माध्यम से, मैं तो डेली स्टीम बाथ लेता हूँ, 500 ग्राम मेरा वजन घट जाता है।
यानी गंदगी सारी की सारी डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द ब्लड ठीक हो गई। और बुखार की अवस्था में सबसे ज्यादा ब्लड में ही गर्मी और सड़ान होती है। स्टीम बात ले लीजिए, हमने एक स्टीम चेम्बर बनाया है, आप उसको अपने घर जी। में बना लीजिए। एक दर्शक जुड़ गए हैं हमारे साथ, दीपेंद्र बरेली से। दीपेंद्र, अपना सवाल कीजिए। देवेंद्र पाल। जी देवेंद्र पाल, अपना सवाल कीजिए। ये कह रहे हैं आयुर्वेद की जो दवाइयाँ बताई अभी पीछे जी है, तो उनकी समझ में नहीं आया क्या क्या बताया था। जी, हम आपका सवाल दोबारा पूछेंगे डॉक्टर देशबंधु जी से। डॉक्टर देशबंधु जी, इनका सवाल है कि अभी आपने जो दवा बताई वो जानना चाहते हैं, वो आप फिर से एक बार बता दें ताकि वो उसको नोट कर सकें और उसका इलाज कर सकें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप लिख लीजिए, जितने भी दर्शक हैं सब लोग लिख लें। जो आयुर्वेद की बुखार की औषधि है वो मैंने 4 औषधियां आपको बताई है। एक तो महाजरांकुश रस है, 1 गोली। दूसरा आनंद भैरव रस है, 1 गोली। तीसरा कफ केतु रस है, 1 गोली। और चौथा त्रिभुवन कीर्ति रस है, 1 गोली। इसको गर्म पानी से आप 4-4 घंटे से खाइएगा और बुखार आपका 1 या 2 दिन में ही ठीक हो जाएगा। लेकिन इसको लगातार कुछ दिनों तक आप खाते रहिएगा, ये एक रिक्वेस्ट है। इसके अलावा अगर किसी कारण से बुखार आपका कम नहीं हो रहा है तो आप आधी टेबलेट पैरासीटामॉल की या क्रोसिन की या कॉम्बिफ्लेम की वो आप 6-6 घंटे से खा लीजिएगा, तो आपका बुखार 1, 2 या 3 दिन में ही ठीक हो जाएगा। और जो आयुर्वेदिक दवाई हैं ये कंटिन्यू करते रहे। अगर आपको फेफड़े की तकलीफ है, जैसे आपको सांस लेने में तकलीफ लगती है, ऐसा लगता है जैसे कि गला रूंध रहा है, किसी किसी की तो आवाज गायब हो जाती है, और गला रूंध रहा है, गला ऐसा लगता है कि जैसे कोई चीज जो है वो फेफड़ों में जम गई है, मतलब ये नेजल पैसेज से लेकर के जो पूरा लैरिंग्स, फेरिंग्स और ट्रैकिया का ऊपर का हिस्सा है वो ऐसा लगता है कि कुछ चीज जो है अंदर जमी हुई है। तो उसके लिए जो है वो एक तो भाप का उपयोग करें तो उससे कुछ थोड़ी सी राहत मिलती है। लेकिन एक फार्मूला आप और लिख लीजिए, ये है रस सिंदूर 250 मिलीग्राम, अभ्रक भस्म 150 मिलीग्राम, प्रवाल पंचामृत 150 मिलीग्राम और टंकण भस्म ये 400 मिलीग्राम मिला करके इसकी पुड़िया बना लीजिएगा। और इससे आपके जो फेफड़े की या और दूसरी जो तकलीफें सांस से संबंधित हैं ये सब आपकी बिल्कुल धीरे धीरे, जैसे ही आप दवा खाएंगे आधे घंटे बाद आपको लगेगा कि जो कंजेशन है फेफड़े का वो धीरे धीरे रिलीज हो रहा है, और हल्की सी खांसी के साथ में वो कफ जो भी जमा होगा वो सब निकल करके आपके फेफड़े बिल्कुल क्लीन हो जाएंगे। ये 2-3 दिन तक लगातार खाइए, 2-3 दिन में ये सारे सिंड्रोम्स ठीक हो जाते हैं। और जैसे ही आप खाना शुरू करेंगे वैसे ही आपका ऑक्सीजन लेवल भी बढ़िया होना शुरू हो जाएगा। जैसे कि 90 है तो वो 93 हुआ, 93 से 94, फिर 95, फिर 96, फिर 97, 98, 99, इस तरीके से जो है वो आपको बहुत उसकी नॉर्मलसी की तरफ जो है वो आपको ले आएगा। खाना खाने के बाद जो है 2 दवाइयाँ जरूर पीजिएगा। जिनको भी जो है फेफड़ों से संबंधित तकलीफ कोई भी हो रही हो, उनको लग रहा है कि उनका फेफड़ा चूक हो रहा है या और कुछ हो रहा है, 2 चीजें जो है वो हैं, एक है लोहासो और दूसरा वासारिस्ट। तो लोहासो जो है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये लोहा, और जो दूसरा है वो है वासारिस्ट। इसको 25-25 मिलीलीटर, 25 मिलीलीटर एक और 25 मिलीलीटर दूसरा बराबर पानी मिला करके खाना खाने के बाद पीजिएगा, दोनों वक्त सवेरे और शाम। आपको 1 या 2 दिन में ही ये
जो भी फेफड़े से जी संबंधित या आपको डॉक्टर देशबंधु जी, डॉक्टर ओम प्रकाश जी, आप दोनों ही मेरे साथ बने रहिए। एक वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, और लगातार हम ब्रेक पर के बाद भी चर्चा जारी रखेंगे आयुर्वेद से कैसे हम बचाव कर सकते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बच्चों तैयार हो जाओ, शुरू करते हैं एक नई गिनती। एक, मास्क लगाएं अब हर एक। 4, इम्यूनिटी बढ़ा के करे कोरोना पे वार। तो 4, कोरोना की होगी हार, 1 2 3 4 कोरोना की होगी हार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेल्थ कॉन्फ्रेंस, और आज हम चर्चा कर रहे हैं आयुर्वेद और योग के द्वारा हम कैसे कोरोना संक्रमण से अपना बचाव कर सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर देशबंधु जी जुड़े हुए हैं, और हमारे साथ डॉक्टर ओम प्रकाश जी भी हैं जो योग ऋषि हैं। हम वापस आएंगे डॉक्टर साहब के पास, उससे पहले एक दर्शक से सवाल ले लेते हैं। गोविंद है उत्तराखंड से। गोविंद, क्या है आपका सवाल? सर मेरा सवाल था, मैं जो है दिल्ली में मेरी बिटिया है। हेलो, मैं चाहूंगा जब आप सवाल करें अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर दें ताकि आपकी आवाज हमारे तक पहुंच पाए। हाँ सर, ऐसा है दिल्ली में मेरी बिटिया है ना जी। हेलो, हाँ जी, अपना सवाल कीजिए। हाँ, मेरा सवाल ये था कि दिल्ली में मेरी एक बिटिया है, उसका 4 साल का बच्चा है जी, और उसके सर में पानी भर गया है, तो एम्स में उसको जो है वो एंट्री नहीं मिल पा रही है, तो उसके लिए थोड़ा सा मैं चैनल से कह रहा था कि थोड़ा मदद कर दें। बिल्कुल। एक और दर्शक है गुरु कीरत दिल्ली से। गुरु कीरत, क्या है आपका सवाल? गुरप्रीत सिंह बात कर रहा हूँ मैं। जी गुरप्रीत, अपना सवाल कीजिए। जी ऐसा है, मुझे बुखार हुआ था, तो फिर मेरी ना गंध की सूंघने की जो शक्ति थी वो चली गई थी। तो फिर मैंने योगा भी किया, तो प्राणायाम भी किया, तो उसके बाद फिर मैंने रामदेव का जो काढ़ा आता है देसी, तो फिर मैंने फिर उसका काढ़ा बना के पिया 2 से 3 दिन 4 दिन तक। तो उसके बाद सर फिर मुझे मतलब फिर मेरी जो सूंघने की शक्ति है ना वो फिर वापसी आने लग गई है। तो मुझे ये डाउट है कि आपके दोबारा तो सूंघने की शक्ति तो नहीं चली जाएगी मेरी? बिल्कुल, हम आपका सवाल पूछेंगे डॉक्टर साहब से। हम डॉक्टर देशबंधु जी के पास आएंगे। डॉक्टर देशबंधु जी, हमारे दर्शक का सवाल है कि उनको सूंघने में प्रॉब्लम हो रही थी, जिसके बाद इन्होंने रामदेव जी का काढ़ा पिया और उसके बाद अब ठीक हो गई। क्या फिर वापस भी ऐसा हो सकता है कि इनकी सूंघने की जो क्षमता है वो कम हो जाए? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। आप कोरोना से अफेक्टेड हुए रहे हैं और आप बिल्कुल सतर्क रहिए अभी से जो है, और इसी समय से आयुर्वेदिक उपचार शुरू कर दीजिए, वरना आपको आगे चल करके जो है वो कई समस्याएं सामने आ जाएंगी। हो सकता है आपका जो है वो लंग्स अफेक्टेड हो जाए, क्योंकि ये पलट पलट के आ रहा है। और इसमें एक सबसे बड़ा दुर्गुण ये है इस वाले स्ट्रेन में कि दवा खाने के बाद अगर आप दवा छोड़ देते हैं
और उस समय जो है वो पलट के फिर आ जाएगा। इसीलिए मैंने बहुत शुरुआत में ही कहा था कि अगर आप ठीक भी हो गए हैं तो कम से कम आप 3 हफ्ते यानी 21 दिन तक आप लगातार दवा खाते रहिए। ये मान करके चलिए कि ये टाइफाइड, मलेरिया और जो मीजल्स है, ये इसका निमोनिया, ये इसका मिला जुला जो है वो म्यूटेंट है, क्योंकि वो तो सब बीमारियां सब चली गई, ये एक नया वायरस जो है वो और पैदा हो गया है। तो इसलिए मेरी यही सलाह है कि आप लगातार 3 हफ्ते तक अभी आप दवा खाते रहिए किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के संरक्षण में, या मैंने जो आपको दवाइयां बताई हैं यहाँ पर उनका आप सेवन करते रहे। जी, ब्रेक से पहले डॉक्टर ओम प्रकाश जी ने एक बात कही थी कि वात, कफ और पित्त जो है इसका लेवल अगर ठीक है तो फिर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं डॉक्टर देशबंधु जी आपसे जानना चाहूँगा कि जो वक्त है अप्रैल का महीना, इस महीने में कफ की मात्रा ज़्यादा बनती है, तो वात की या कफ की, तो क्या इसके पीछे भी रीज़न है कि जो कफ लोगों में बढ़ रहा है? नहीं, ये गलत है। ये गलत है। असल में गर्मी के सीजन में कफ तो पिघलता है जी, और पित्त जो है वो बढ़ता है जी। तो ये जो कोरोना का जो हमने अपनी मशीन से या उससे जो है वो डायग्नोसिस की है, उसमें एक चीज ये देखा है कि इसमें जो हमारा स्कैनर है जिसका आविष्कार किया है, उस स्कैनर से जब मरीजों का देखा है तो उसमें जो वात, पित्त, कफ और इसके जो संयोगी तत्व हैं, उसमें जो आंकड़ा सामने आया है उसमें यह है कि पित्त जो है वो सबसे अधिक है। पित्त जो है वो सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में है और वात जो है वो कम है और कफ जो है वो इसके बीच में है। तो जो कॉम्बिनेशन बना है, असल में ये गड़बड़ी ये आ रही है कि कॉम्बिनेशन जो बना है उसमें जो पित्त है वो अधिक है, कफ जो है वो कम है और वात जो है वो कमजोर है। तो होता क्या है कि वात जो है वो उतना ज्यादा उनको दोनों को पृथक नहीं कर पाता, इसीलिए ये त्रिदोषज बन गया है। मतलब इसमें तीनों दोष शामिल हुए गए हैं। एक दोष बढ़ा हुआ है, एक थोड़ा कम है और एक जो है बिल्कुल कम है। तो जो वात है वो आना चाहिए उसको नॉर्मल वे में, तो वात जो है वो नॉर्मल नहीं रह पाती, कमजोर होने से ये दोनों और कुछ नहीं कर पाते हैं, इसलिए ये और बढ़ रहा है। तो इसमें ब्रेक करने के लिए जो पित्त का इलाज है, सबसे पहले उसी की शांति होनी चाहिए, क्योंकि जब भी बुखार आ रहा है ये जाड़ा लग के आ रहा है और पैथिक फीवर है। आप देखिए कि नाक, कान और पूरा टेस्ट जो है, जो स्वाद है, स्वाद ग्रंथियां है, मुंह का स्वाद है, वो बड़ा कड़वा, कसैला और बड़ा विचित्र टाइप का जो है वो हो रहा है। जितने भी मरीज मिले हैं उनको ये एक शिकायत रही है कि उनको सूंघने की शक्ति है या उनकी टेस्ट की जो क्षमता है, तो ये पित्त की वजह से है। तो पित्त शांति के लिए जो है पहले सोचना चाहिए। इसीलिए जितने भी जो है वो हमने फूले बताए हैं, रस सिंदूर का या अबरक भस्म का, वो पित्त की शांति के लिए, प्रवाल पंचामृत पित्त की शांति के लिए है। तो जब तक इसमें पित्त जो है वो शांत होना चाहिए और पित्त जब शांत होगा तब जाकर के जो है वो कफ और वात जो है अपने अपने स्थान पे सामान्य होने की प्रक्रिया अपनाएंगे। क्योंकि ये त्रिदोषज तकलीफ है, तीनों दोषों की मिली हुई दिक्कत है। तो पहले जो है वो पित्त को जो बढ़ा हुआ है, जो अधिकांशता देखा है कि 10 मरीजों में 10 का पित्त बढ़ा हुआ है। तो जो कॉम्बिनेशन उसमें मशीनी जो कॉम्बिनेशन मिले हैं उसमें यही सब चीजें जो है वो सामने आई है और इन्हीं को मद्देनजर रखते हुए जो आयुर्वेदिक फार्मूला है वो डेवलप किया गया है और दवाइयाँ उसी अनुसार वो सबको सजेस्ट की गई है, जैसे कि मैंने आपको बताया है। जी, मैं ओम प्रकाश जी आपके पास आऊँगा। डॉक्टर ओम प्रकाश जी, ये भी देखा गया है कि आजकल गर्मी का मौसम है और इस वक्त लोग एसी और फैन, कूलर्स का यूज़ ज़्यादा करते हैं, लेकिन इस वक्त थोड़ा सा एक डर का माहौल है। तो क्या हम एसी और कूलर का उपयोग शुरू कर सकते हैं या फिर अभी हमें रुकने की ज़रूरत है? तो मैं डॉक्टर देशबंधु वाजपेयी जी की बात से सहमत हूँ कि वास्तव में ये त्रिदोष बुखार है और योग में
अगर हम लोग कुंजर क्रिया नृत्य करें और विरेचन दवाओं से या बस्ती क्रिया से या एनीमा से पेट को साफ रखें और नेति क्रिया से कफ को निष्कासित बनाए रखें, ये रोग ही नहीं आवेगा, आ गया है तो चला जाएगा। हाँ, पित्त को शांत करने के लिए अगर हम गरी चूसें, सूखी गरी ले आवें, कद्दूकस से कस के, जैसे तंबाकू खाने वाले तंबाकू डाले रहते हैं, ऐसे अगर हम गरी को चूसें और कफ शांत करने के लिए थोड़ा अदरक को चूसें और वायु शांत करने के लिए छोटी हर अगर चूसें, ये शांत रहेंगे। जहां तक कह रहे एसी और कूलर की बात, जो जिस व्यवस्था का आदी हो गया है उससे मुक्त करना आसान काम नहीं है। लेकिन जैसे मैं लंबे समय से फ्रिज के पानी पीने का आदी हो गया था, अब कोरोना महाराज की कृपा से मैं घड़े का पानी पीने लगा, ऐसे ही लोग अगर एसी थोड़ा खोलें, थोड़ा बंद रखें, कूलर को थोड़ा खोलें, थोड़ा बंद करें, एक समझौते का रास्ता निकालें तो ज़्यादा अच्छा है। हठ योगी बनने से कोई लाभ नहीं होगा। और मैं तो दावे से कहता हूं कि अगर स्टीम बाथ लें, नेति बस्ती कुंजर का सहारा लें और लाइट फूड लें जिनमें प्रकाश निकलता हो। लाइट माने प्रकाश। जैसे हम लोग सवेरे 50-100 ग्राम गुड़ 1 किलो पानी में घोल के पी लेते हैं, सतुआ पी लेते हैं जौ का, दोपहरी के फल खाते हैं, शाम की रोटी सब्जी खाते हैं, शरीर भी स्वस्थ है, मन भी स्वस्थ है। क्योंकि अजीर्ण भोजनम विषम, कम भूख में बिना भूख के जब भोजन करेंगे तो वो भोजन विष बन जाता है। इसी प्रकार से लंघनम परम औषधि, बीमारी चाहे जो हो हम लंघन कर लें, उपवास कर लें। पित्त प्रधान में गरी का पानी पिए, गरी को चूसे। वायु प्रधान में हम लोग हर्र को चूसे, हर्र का पाउडर रात को सोने से पहले ले। कफ विकार में नेति करें, नाक में तेल डालें, थोड़ा कफ नाशक चीजें लें। और ज़्यादा आजकल काढ़ा वाड़ा लोग बहुत पीने लगे हैं डर के मारे। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोरोना से अगर 100 में 2 आदमी मर रहे हैं तो 98 लोग भय के मारे मर रहे हैं। इसलिए चुटकुले वाली किताब पढ़ें, हंसने वाले वीडियो देखें, थोड़ा संत महात्माओं की किताबें पढ़ें, उनका सीरियल देखें, थोड़ा थोड़ा न्यूज़ भी देखते रहें, ज़्यादा न्यूज़ में ना चिपके रहें जो नेगेटिव न्यूज़ बहुत देते हैं। तो हम चैनल वालों को सलाह देंगे कि न्यूज़ के साथ साथ में ये भी बतावें कि बार बार कि 100 में 98 आदमी बच रहे हैं, 2 आदमी मर रहे हैं, ये कोई अनुपात ज़्यादा कठिन थोड़ा है। इसलिए कूलर का प्रयोग अच्छा है, कम करें। जब कमरा ठंडा हो जाए तो कूलर बंद कर दें, जब एसी से कमरा ठंडा हो जाए तो कुछ समय के लिए बंद कर दें। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि बीच का रास्ता अपनाइए। और जो हमारे मित्र डॉक्टर देशबंधु वाजपेयी ने दवाएं बताई हैं, बहुत बढ़िया दवाई हैं, इनको आप प्रयोग करिए। और अभी हमारे एक शिष्य का बहुत भयंकर ज्वर आ गया और जिद्दी टाइप का आदमी बोले मैं मर जाऊंगा, एलोपैथिक नहीं खाऊंगा। तो मैंने तुम घबराओ नहीं, चिरायता, कुटकी, नीम, गिलोय, चारों चीज़ों का पाउडर बना लीजिए सब मात्रा में और रात को भिगो दीजिए 1 चम्मच, सवेरे छान के पी लीजिए, दोबारा फिर भिगो दीजिए, दोपहर में पी लीजिए, फिर दोपहर में नया भिगो दीजिए। वो 3 दिन में वो बिल्कुल ठीक हो गया, उसका स्वाद भी लौट आया, उसकी जो है दुर्गंध भी आने ठीक से समझ में आने लगी। मैं तो और हमें बात बड़ी पसंद आई डॉक्टर वाजपेयी जी की कि थोड़ा समझौतावादी बनिए, अपने दवाएं आयुर्वेदिक लीजिए, षटकर्म की क्रियाएं करिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि समझौता में थोड़ा दवाओं का प्रयोग कर लीजिए होश में। और एक बात, आजकल लोगों को प्राणायाम की बड़ी भारी बीमारी लगी है और कुछ ब्रांड एम्बेसडर लोग दिन भर प्राणायाम बताते हैं। थोड़ा प्राणायाम से सावधान रहिए, इस समय प्राणायाम ना करें। बुखार में प्राणायाम नहीं किया जाता है। हाँ, एक प्राणायाम है शीतली प्राणायाम और दूसरा है शीतकारी प्राणायाम। इस प्राणायाम से पित्त शांत होता है।
तो मैं तो यही कहूंगा कि भैया योग साधना, प्राकृतिक चिकित्सा और आयुर्वेद की घरेलू जड़ी बूटियों का प्रयोग करिए। ज्यादा सोने की भस्म, चांदी की भस्म, इन दवाओं से यथासंभव अपने को बचाइए। धन्यवाद। एक दर्शक जुड़ गए हैं सविता हरदोई से। सविता, क्या है आपका सवाल? जी सर, मेरे फैट ज्यादा बढ़ा है सर, तो ये कम कैसे करें सर इसको? अपना सवाल फिर से दोहराइए। जी सर, मेरे शरीर में फैट, मोटापा ज्यादा बढ़ गया है सर, तो इसको कम कैसे करें सर हम? जी डॉक्टर देशबंधु जी ये जानना चाह रहे हैं कि इनका मोटापा जो है वो कम करने का उपाय जानना चाह रही हैं। मोटापा कम करने के लिए जी तो मैं यही आपको सलाह दूंगा कि ज्यादा मोटापा कम करने के चक्कर में न रहें। कि अगर आपका वजन जो है वो 100 किलो है, मान लीजिए आपका वजन 100 किलो है और आप उसको घटाना चाहती हैं, तो आप बहुत ज्यादा से ज्यादा 10 किलो या 15 किलो वजन जो है वो अपना घटा सकती हैं। बाकी जो है वो अगर आप ज्यादा घटाने के चक्कर में रहेंगे तो मैंने बहुत से मरीजों को देखा है कि उनकी चर्बी इतनी घट गई कि वो उनकी खाल बूढ़ों की तरीके से या जैसे जानवरों की खाल लटकने लगती है, इस तरीके से उनकी खाल लटकने लगी और वो इतने बदसूरत नजर आने लगे कि उनको जो है वो बहुत से लोग तो पहचान भी नहीं पाए जब उन्होंने इतना ज्यादा जो है वो मोटापा अपना कम कर लिया कि 40 किलो वजन कम हो गया। तो उसमें होता क्या है कि स्किन जो है वो बिल्कुल झूलने लगती है। तो मेरा यही सुझाव है कि आप वजन जो है वो भले 5-10 किलो 15 किलो कम कर लें, लेकिन इससे ज्यादा के चक्कर में न पड़े। और अच्छा यही रहेगा कि जहां पर है वहां किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से आप सलाह लेकर के अपना दवाइयाँ शुरू करें। हमारे यहाँ अगर आना चाहें तो हम तो पूरा परीक्षण सारे शरीर का करते हैं और उसके बाद ही दवा सजेस्ट करते हैं कि आपके लिए कौन सी दवा उपयोगी होगी। तो हमारे यहाँ का तो यही सिस्टम है और जो भी बीमारियां होती हैं उनका ETG आयुर्वेदा स्कैन, जो जिसे आप आयुर्वेद का MRI या CT स्कैन कह सकते हैं, जो इलेक्ट्रोथ्रोसोग्राफी आयुर्वेदा स्कैन है, इसे आप आयुर्वेद का MRI या CT स्कैन कह सकते हैं। और इसके आधार पर जब आप चिकित्सा करेंगे तो आपको अवश्य मोटापे में फायदा होगा। लेकिन अगर नहीं आ सकते हमारे यहाँ तो बेहतर यही है कि आप कहीं जहाँ पर हैं वहीं पर आप उसका उपचार करें। और मैं ओम प्रकाश जी आनंद जी से कहूँगा, क्योंकि वो मोटापे का इलाज किया करते हैं तो उनको इस बारे में ज्यादा जानकारी होगी और आप उनसे जो है वो पूछें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक दर्शक जुड़ गए हैं सोनू गाजियाबाद से। सोनू, क्या है आपका सवाल? हेलो जी सोनू, अपना सवाल कीजिए। सर विजय यादव बोल रहा हूँ सर। जी अपना सवाल कीजिए सोनू। विजय अपना सवाल कीजिए। कैसे भी वो रहे अपना और जो इम्यूनिटी कैसी बनी रही इसके लिए आप देसी नुस्खे बताइए सर, जैसे हल्दी, अजवाइन, लौंग, इलायची, मेथी, सौंफ, नीम की पत्तियां, तुलसी, इनका कुछ बता नहीं रहे जो आसानी से घर में उपलब्ध हो सके सर। बिल्कुल, हम डॉक्टर साहब से जानेंगे। डॉक्टर देशबंधु जी चाह रहे हैं कि आसानी से जो घर में सामान उपलब्ध हो उसके द्वारा अपने इम्यून सिस्टम को कैसे स्ट्रॉन्ग करें। से अगर कोई चीज आप इम्यून सिस्टम को अपने बेहतर बनाना चाहते हैं तो घरेलू दवाइयाँ बहुत सी हैं। आप उसमें अदरक, लहसुन, नींबू और ये जो दूसरे दालचीनी, लौंग, इलायची, इनका आप इस्तेमाल करिए और इनका इस्तेमाल करके जो है वो आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ाइए। काली मिर्च है, सौंठ है, पीपल है और दालचीनी है, इनका आप काढ़ा बना करके पी सकते हैं। और सबसे अच्छा जो है वो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि आप तुलसी और अदरक की चाय पीजिए। 5, 10, 15 पत्तियां, 20 पत्तियां तुलसी की ले लीजिए और एक अंगूठे के बराबर टुकड़ा अदरक का ले लीजिए, उसको कुचल के और
पानी में 1 कप पानी में पका के उसमें थोड़ी शक्कर मिला करके उसको आप बनाइए और उसको 2 बार 3 बार दिन में पीजिए तो आपकी इम्यूनिटी बहुत बढ़ जाएगी। जी, इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। एक दर्शक और जुड़ गए हैं, सोनू गाजियाबाद से। सोनू, अपना सवाल कीजिए। जी, मेरी उम्र 55 साल है। लगभग 35 साल से मेरा फैट बढ़ा हुआ है, जबकि डाइट तब से ही कंट्रोल कर रहा है और अब मेरी डाइट बहुत कम है, यानी पूरे दिन में मुश्किल से 3 आदि पूरे दिन में। जी डॉक्टर देशबंधु जी, एक और दर्शक जुड़ गए हैं, राजेंद्र झारखंड से। राजेंद्र, क्या है आपका सवाल? ठीक से सुन। बहने वाला वैद्य जी से अनुरोध सारा जो पहने हुए हैं कि नींद का कोई दवा आयुर्वेद में है, इंग्लिश दवा हम खा रहे हैं, इसे तेरी पूछ के बताइए कि नींद उम्र के संबंधित। डॉक्टर साहब जी इनका सवाल है, ये नींद की दवा खा रहे हैं एलोपैथिक की, क्या आयुर्वेद में भी ऐसी कोई दवा जिससे नींद इनको अच्छी आए? हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है। नींद की तकलीफ है। जी डॉक्टर साहब। हेलो जी डॉक्टर साहब, नींद की समस्या है इनको, ये एलोपैथिक दवा कर रहे हैं, ये चाहते हैं कि आयुर्वेदिक में कोई ऐसा नुस्खा है कि इनको आसानी से नींद आए। बिल्कुल है, आयुर्वेद में बहुत सी दवाइयां हैं जो नींद लाने के लिए हैं और बहुत बेहतरीन किस्म की हैं, लेकिन ये जानना जरूरी है कि आपका ब्लड प्रेशर कैसा है। तो पहले आप ब्लड प्रेशर बताइए कि आपको किस तरह का ब्लड प्रेशर है, फिर उसके हिसाब से जो है मैं आपको कुछ दवाएं सजेस्ट कर सकता हूँ। जी बिल्कुल। जी बिल्कुल। एक डॉक्टर उमेश जी, एक सवाल आपसे जानना चाहेंगे, इस वक्त जिस तरह से माहौल चल रहा है, कोरोना संक्रमण का लगातार मामले बढ़ रहे हैं, कौन से ऐसी योगा की क्रियाएं हैं ताकि उनको हम करके घर में सुरक्षित रहें और फिट बने रहें? देखिए, योग में एक क्रिया होती है योग निद्रा। अगर हम 5-10 मिनट या रात को सोने से पहले या रात को योग निद्रा करते करते सो जाएं, 5 घंटे हम लोग लगभग विचार मुक्त रहते हैं। जितना ज़्यादा आप विचार मुक्त रहेंगे, जिसको हम लोग सबीत समाधि भी कहते हैं, इससे इम्यूनिटी बहुत अच्छी बढ़ जाती है। दूसरी बात, इम्यूनिटी एक एक्सरसाइज होती है किंग और क्वीन, ये स्वामी देवमूर्ति जी महाराज जी की बड़ी फेमस क्रिया है। इसमें सवेरे उठते ही दोनों पैरों को मोड़ लीजिए और धीरे धीरे दाएं बाएं पैरों को करिए। इससे आपकी नर्वस सिस्टम भी स्ट्रांग हो जाएगा और पेट भी ठीक रहेगा। रात को शाम को भोजन के पहले अगर किंग क्वीन कर लें तो मैं दावे से कहता हूं कि भोजन भी पचेगा और इम्यूनिटी भी बढ़ेगी। अगर पास में कोई आपको अच्छा योगाचार मिल जाए, अगर आप उससे रिलैक्सेशन ऑफ द ब्रेन एंड माइंड का ध्यान सीख लें कि हाउ टू रिलैक्स योर ब्रेन एंड माइंड विद इन सम मिनट्स, जितना आपका ब्रेन और माइंड रिलैक्स रहेगा और वायु पित्त कफ सम अवस्था में रहेंगे, इम्यूनिटी अपने आप बढ़ेगी। इसलिए हठ योगियों ने कहा है कि आदमी को सवेरे नेति बस्ती कुंजर अगर हृदय परिवर्तन में कर ले तो ना तो बुखार, क्योंकि हमारी नेचुरोपैथी में ज्वर, जुखाम, दस्त, खांसी और खुजली को मित्र मानते हैं। अगर इनको हम रोगों से दबावें नहीं, शांत न करें, बल्कि निकाल दें, तो ये भविष्य में बड़े रोग नहीं होंगे। हमारी नेचुरोपैथी में एक बड़ा जबरदस्त सिद्धांत है, 10 सिद्धांत है, उसमें एक सिद्धांत है जहां कूड़ा वहां कीड़ा, और जो कूड़ा तर जर्म से बैक्टीरिया वायरस का घर। हमारे योग में पहली क्रिया ही शौच है। शौच माने शुचिता, मन की नेगेटिविटी हटावें,
तन का वात पित्त कफ को समावस्था में रखें और सबसे बड़ी बात है कि हल्के फुल्के व्यायाम करें और नाखूनों को काट के रखें। अगर आदमी नीम के तेल का गरारा सुबह शाम मुंह में भर के या कुछ देर मुंह में नीम का तेल भर करके 5-10 मिनट रखे, 5 मिनट रखे, तो मैं विश्वास दिलाता हूं, इस पे एक्सपेरिमेंट कर लीजिए कि गले के अंदर जो कोरोना किसी कारण से प्रवेश कर गया है, चाहे नाक के माध्यम से चाहे भोजन के माध्यम से, ये मर जाएगा। तो नीम का प्रयोग एंटीबायोटिक है, एंटीसेप्टिक है, एंटी इन्फ्लेमेशन है। बिल्कुल, आप दोनों ने ही बहुत अच्छी जानकारियां दी हमारे दर्शकों को। डॉक्टर ओम प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर देशबंधु जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में आयुर्वेद और योग से हम किस तरह से कोरोना संक्रमण से को मात दे सकते हैं और अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं।